डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 4 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम साय ने कहा, बंगाल में बदलाव की लहर। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर काम करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। एटीएस ने लखनऊ से 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर संचालित कर रहे थे देश विरोधी गतिविधियां। लखनऊ सहित कई शहरों में थी विस्फोट करने की तैयारी। कानपुर में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी आरोपी शिवंग अग्रवाल गिरफ्तार। लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार बदल रहा था लोकेशन। 42 करोड़ की अवैध सप्लाई का खुलासा। धनबाद रेल मंडल की बड़ी उपलब्धि। धनबाद रेल मंडल बना देश का नंबर 1 कमाऊ मंडल। माल ढुलाई में अव्वल धनबाद रेल मंडल। धनबाद रेल मंडल ने 194.73 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। जब पश्चिम बंगाल दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को केंद्र की कई योजनाओं से वंचित रखा गया है। साथ ही कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने झारग्राम सहित 4 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा, जिसे उन्होंने जन समर्थन का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में एस जयशंकर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए बदलती वैश्विक परिस्थितियों पर युवाओं की भूमिका को बेहद अहम बताया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि आज का दौर तेजी से बदलती दुनिया का है, जहां वैश्विक घटनाएं सीधे हमारे जीवन, करियर और भविष्य को प्रभावित करती हैं। ऐसे में छात्रों को सिर्फ अपनी पढ़ाई या विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी समझ विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, ताकि वे बदलते विश्व परिदृश्य के अनुरूप खुद को तैयार कर सके। वैश्विक स्तर पर आर्थिक उतार चढ़ाव, तकनीकी विकास और राजनीतिक बदलावों का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए इनकी जानकारी होना जरूरी है। विदेश मंत्री ने छात्रों को जिज्ञासु बने रहने, लगातार सीखते रहने और अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूत भूमिका निभा रहा है और युवाओं के पास देश के भविष्य को आकार देने का बड़ा अवसर है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खल्लारी में मां खल्लारी और भक्त माता कर्मा की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली एवं समृद्धि की प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खल्लारी मेला महोत्सव के द्वितीय दिवस में शामिल होकर श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि खल्लारी महाभारत कालीन पवित्र और पौराणिक नगरी है। इसकी ख्याति देश भर में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के धार्मिक स्थलों को सजाने और संवारने का काम किया गया है। प्रसाद और भारत दर्शन योजना से धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदलती है। श्री साव ने कहा कि इस अवसर पर भीमखोज से खल्लारी तक सड़क निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 74 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडे ने कांग्रेस नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। नितिन मार्कंडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराध को बढ़ावा देने वाली और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है। कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोड़ी की शासकीय जमीन को अवैध रूप से कांग्रेस के ही पदाधिकारियों के नाम से खरीदी बिक्री के जाने के सामने आए मामलों को लेकर डॉक्टर मार्कंडे ने कहा कि शासकीय भूमि का अवैध रूप से खरीदी बिक्री करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मार्कंडे ने कहा कि इस अवैध खरीदी बिक्री में तत्काल पंचायत सचिव, सरपंच, उप सरपंच की मिलीभगत है। कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा की गई अवैध खरीदी बिक्री को लेकर मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत भी की गई है और प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण के कुचक्र को रोकने के लिए प्रस्तावित धर्मांतरण विधेयक को लेकर अब सामाजिक संगठनों का समर्थन भी सामने आने लगा है। रायपुर में सर्व साहू समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने इस विधेयक का खुलकर समर्थन किया। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने से धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगेगी। उनका मानना है कि समाज के कुछ भटके हुए लोग इस कानून के जरिए घर वापसी की ओर लौटेंगे। सर्व साहू समाज ने यह भी कहा कि वे अपने समाज के लोगों के बीच जाकर इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रम या फिर दबाव में आकर धर्मांतरण न करे। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर रविवार को रांची पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के सभी जिलों से आए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में झारखंड प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को लेकर हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत के बीच राज्य में महागठबंधन के अंदर दरारों की अफवाह पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले जेडीयू के ऑफर पर भी बड़ा बयान दिया। हमारे बीच इस वक्त झारखंड प्रदेश आरजेडी के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो है झारखंड प्रदेश आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, नेताओं में भारी उत्साह है और बड़ी तैयारी हो रहा है। महासम्मेलन होगा, उनका अभिनंदन होगा और पार्टी को कैसे संगठित होकर के मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, धारदार बनाया जाए और इस पर जो है विस्तार से चर्चा होगी और फिर जो है दिशा निर्देश करने का काम करेंगे। बड़े जद्दोजहद के बाद जो संघर्ष के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी का निर्माण किया है, जो सिद्धांत और विचार वाली पार्टी है। हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, हम सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं, हम समाज के सब वर्ग को जोड़ के चलने वाले हैं, किसी को छोड़ के और तोड़ के चलने वाले नहीं हैं। लेकिन हम झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल को विस्तारित करेंगे। इसी के लिए माननीय विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी झारखंड आ रहे हैं। हम क्यों दूसरे के बातों में अपने को हम इन्वॉल्व करें और समय बर्बाद करें। हमारा महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ है। चलिए ठीक है, तो सुना आपने किस तरीके से गठबंधन चट्टानी एकता के साथ है, ये कहना है पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राजद के झारखंड प्रदेश प्रभारी यहाँ पर जयप्रकाश नारायण प्रसाद जी का, जो कि फिलहाल ये महागठबंधन में तकरार की खबरों से सीधे न काटते नजर आए। वहीं सरयू राय के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन एकजुट है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राठी से। नमस्कार। अब खबर धनबाद से है, जहां जमशेदपुर से जदयू विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे और भूसधान प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय लोगों से मिलने के बाद उन्होंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार पर दबाव डालकर पीड़ितों की मदद करे। बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।
धनबाद जिला में जेएलएसपीएस कर्मियों ने सैकड़ों की तादाद में उपायुक्त धनबाद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जेएलएसपीएस कर्मियों ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार ने पिछले 7 महीनों से मानदेय नहीं दिया है, जबकि सरकार ने उनका मौजूदा मानदेय में बढ़ोतरी के आश्वासन दिए थे। वेतन बढ़ोतरी तो दूर, सरकार मौजूदा वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही है, जिसे लेकर सैकड़ों की तादाद में जेएलएसपीएस कर्मियों ने धनबाद डीसी आवास का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में शनिवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंडल रेल प्रबंधन अखिलेश मिश्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान धनबाद रेल मंडल की उपलब्धियों और प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद रेल मंडल लाल ढुलाई, यात्री सुविधाओं, संरक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि माल ढुलाई के क्षेत्र में धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस वित्तीय वर्ष में धनबाद रेल मंडल ने 194.73 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं बिलासपुर रेल मंडल 194.05 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कमाई के मामले में भी धनबाद रेल मंडल ने देश में अपनी बादशाहत कायम रखी। इस साल धनबाद रेल मंडल ने कुल 23,773.24 करोड़ रुपए की आय अर्जित की, जिससे यह देश का सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल बन गया है। बिलासपुर मंडल 23,645.34 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं यात्री सेवाओं की बात करें तो धनबाद रेल मंडल ने इस वर्ष 269.25 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। यात्रियों से किराए के रूप में धनबाद रेल मंडल को 529.88 करोड़ रुपए की आय हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.88 करोड़ रुपए अधिक है। राजधानी रांची में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लतों के बीच उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर अवैध गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, भंडारण और रिफिलिंग की गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। इस क्रम में शनिवार शाम में जिला प्रशासन को प्राप्त हुई गुप्त सूचना के आधार पर जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी के नेतृत्व में जिला स्तरीय टीम ने ओरमांझी थाना क्षेत्र के ग्राम ईरवा स्थित दिल्ली दरबार बिरयानी दुकान में छापेमारी की। इस दौरान दुकान से 9 व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनका वजन 19.02 किलोग्राम था। इनमें से 6 सिलेंडर सील हुए थे। तो वहीं इस बारे में दुकान संचालक से पूछताछ में पता चला कि ये सिलेंडर ग्राम थाना ओरमांझी के एक बिचौलिए द्वारा बैगनौर कार से लाए गए थे, जिसके बारे में बिचौलिए द्वारा अवैध रूप से रिफिलिंग कर इन सिलेंडरों की बिक्री की जा रही थी और बिक्री से प्राप्त मुनाफे में हिस्सेदारी दी जा रही थी। इसके अलावा बरामद सिलेंडरों के संबंध में स्वतंत्र साक्षी की अनुपलब्धता के कारण साथ गए चौकीदार को साक्षी मानते हुए विधिवत जब्ती सूचना तैयार कर सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। उधर जब्ती सूचना के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर आरोपी के घर पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई। आरोपी अपने घर से फरार पाया गया। बरामद सभी सामग्री की भी विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त कर ली गई। बहरहाल अवैध रूप से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का भंडारण, रिफिलिंग एवं बिक्री करने वाले फरार आरोपी की तलाश जारी है। राजधानी रांची में डीसी मंजुनाथ भजंत्री के आदेश पर अब एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी को अब अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर समाहरणालय में गैस तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडे भी उपस्थित रहे। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के वर्तमान वस्तु स्थिति की समीक्षा करते हुए गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि एलपीजी गैस
सिलेंडर की डिलीवरी हर हालत में उपभोक्ताओं के घर पर ही सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी उपभोक्ता को गैस गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेजा जाए। होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और अगर किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो तो वह गैस एजेंसी में 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है। इसके अलावा सामान्य 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की डिलीवरी केवल घर पर ही होगी। उपायुक्त भजंत्री ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति, गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अनुचित मूल्य पर बिक्री करते पाए गए तो उनके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी व्यवस्था कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक स्टील दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। तो वहीं स्थानीय द्वारा मिली सूचना के बाद वहां पहुंची दमकल वाहनों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान के अंदर रखे हुए फर्नीचर, कागजात के साथ साथ कई अन्य सामान भी बुरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। जानकारी के अनुसार कोकर स्थित अश्विनी स्टील नाम की दुकान में काम करने वाले स्टाफ कल रात जब दुकान बंद करके चले गए थे, तब देर रात दुकान से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसे देखने वाले राहगीरों ने तुरंत दुकान मालिक और सदर थाना को इस घटना से अवगत कराया। फिर थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी और पुलिस दोनों मौके पर पहुंचे, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मामले पर सदर थाना प्रभारी कुलदीप का कहना है कि आग पर काबू पाने में लोगों की तत्परता ने बड़ा योगदान दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और आसपास के दुकानों तक की आग फैलाने से रोक लिया गया। इसके अलावा प्रारंभिक जांच में आग लगने की प्रमुख वजह शॉर्ट सर्किट होना ही बताया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 4 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो देश में आंतरिक माहौल को बिगाड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। इनके पास से ज्वलनशील पदार्थ, 7 मोबाइल फोन, 24 पंपलेट और आधार कार्ड मिले हैं। इनसे पूछताछ जारी है। गैस सिलेंडर और ट्रकों में आगजनी कर दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। आरोपियों ने कुछ स्थानों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की हैं। एटीएस ने गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब को शिकंजे में ले लिया है। गिरोह का मुख्य सरगना साकिब निवासी मेरठ का बताया जा रहा है। साकिब अपने धंधे की आड़ में आतंकी पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में रहकर सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। एटीएस को सूचना मिली थी कि वह गिरोह को लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। यह गिरोह प्रतिष्ठित संस्थानों के वाहनों के साथ रेलवे सिग्नल बॉक्स में आगजनी से दहशत फैलाता रहा। गिरोह पाकिस्तान के कट्टरपंथी हैंडलर्स और अफगानिस्तान देश के कई नंबरों से जुड़ा हुआ है। यह भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा था। आतंकवाद निरोधक दस्ता ने शुक्रवार को लखनऊ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह चारों आरोपित लखनऊ, अलीगढ़ व गौतम बुद्ध नगर में विस्फोट और सामूहिक नरसंहार कर दहशत फैलाने की फिराक में थे। अब एटीएस आतंकियों को रिमांड पर लेकर और राज खोलने की तैयारी में है। कानपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल का पुत्र है और लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहा था। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिवम अग्रवाल से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कबूल किया है कि फर्जी फर्म श्री राम मेडिकल एजेंसी के नाम पर कूटरचित बिल बनाकर कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी की जा रही थी। वहीं यह नेटवर्क न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। जांच में सामने आया कि शिवम अग्रवाल की एक फर्म नाक्स फार्मास्यूटिकल दिल्ली में रजिस्टर्ड थी,
जिसके माध्यम से करीब 42 करोड़ रुपए की 76,50,000 से अधिक कोटिन युक्त कफ सिरप की बोतलें हिमाचल प्रदेश की कंपनी बिंग्स बायोटेक से मात्र 14 महीने में खरीदी गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि नशीली दवाओं की सप्लाई किन किन जिलों और राज्यों में की गई। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच जारी है। बताया जा रहा है कि शिवम का पिता और मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल फिलहाल न्यायालय के आदेश पर कानपुर जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। कानपुर के बहुचर्चित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला कि इस पूरे रैकेट में असली डॉक्टर नहीं बल्कि लैब टेक्नीशियन फर्जी डॉक्टर बनकर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर ऑपरेशन कर रहे थे। आरोपी सफेद कोट पहनकर खुद को डॉक्टर बताते थे और मरीजों और उनके परिजनों को धोखे में रखकर ये अवैध काम करते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और गरीब और मजदूर लोगों को निशाना बनाकर उनके अंगों की अवैध खरीद फरोख्त करता था। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने बात की है। इजरायल के संघर्षग्रस्त नेटान्या शहर में फंसे अकबरपुर निवासी अखिलेश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश व जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की पहल पर जॉर्डन के रास्ते सकुशल वापस लाया गया। यह घटनाक्रम सीएम योगी के जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, जिला प्रशासन, अंबेडकर नगर की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अखिलेश कुमार इजरायल में रोजगार के लिए गए थे, लेकिन वहां उनके नियोक्ता के असहयोग और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण वह गंभीर मानसिक तनाव में आ गए और उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह स्वयं लौटने में असमर्थ हो गए। इस दौरान उनकी पत्नी किरण देवी निवासी ग्राम हसपुरा, थाना सम्मनपुर, तहसील जलालपुर ने 25 मार्च को 2026 को आयोजित जनता दर्शन में उपस्थित होकर जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अनुपम शुक्ला से मिलकर अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए भावनात्मक अपील की। क्या समस्या वहाँ हो रही थी और कैसे आए वो? जी सर, यहाँ हमारी माँ, उनकी माँ मतलब 2 महीने से बहुत परेशान थी, तो हम लोग मतलब वहाँ से सोचे कि हम चले आए, लेकिन वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो छुट्टी भी मिल गया तो उधर लड़ाई मतलब होने लगी, तो फ्लाइट नहीं आ रही थी। तब हम लोग क्या करें, तब सर से मतलब एसडीएम साहब को मतलब एप्लीकेशन दिए, तब सर ने पूरा तब जांच करके मंगवाया। कैसे मंगवाए वो? डीएम साहब से आप कब मिली? डीएम साहब से सर 25 तारीख को। टिकट किसने करवाया? सर डीएम साहब जो से मतलब होते हैं, हम तो पूरा नहीं जानते, ये जानते हैं कि डीएम साहब सर हैं। बेरोजगारी से परेशान रामपुर का एक युवक रोजगार के चक्कर में रूस गया। वह लोहे का कारीगर था और वेल्डिंग का काम जानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लोहे के काम के लिए नहीं बल्कि उसे जबरन युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। युद्ध क्षेत्र से उसने घर वालों को फोन भी किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई ना हुई और आखिर युद्ध में लड़ते हुए वह मारा गया और उसका शव भारत भेज दिया गया। घर पहुंचे युवक के जनाजे से कोहराम मच गया। उसके परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल रामपुर के एक साधारण परिवार का बेटा शावेज बेहतर रोजगार की तलाश में रूस गया था, लेकिन किस्मत उसे ऐसी जगह लेकर गई जहां से वह जिंदा वापस नहीं लौट सका। करीब 9 महीने पहले 22 वर्षीय शावेज अपने परिवार का सहारा बनने के इरादे से रूस गया था। वे वहां स्टील फर्नीचर का काम करने लगा। घर वालों को उम्मीद थी कि शावेज विदेश में काम करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधार देगा, लेकिन रूस पहुंचने के महज 2 महीने बाद ही हालात बदल गए। आरोप है कि उसे जबरन रूस की सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया।
परिवार का कहना है कि शावेज ने फोन पर बताया था कि उसे मजबूरी में युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और वह वापस आना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच युद्ध के दौरान शावेज को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। माता पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं। आज शावेज का पार्थिव शरीर रूस से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां से शव को रामपुर लाया गया, जहां पूरे गाँव में शोक का माहौल है। पैसों का हुआ 1 लाख 4,500 रुपये 3,500 रुपये रोज मिले करे है नगद। फिर किसी ने बहकाया हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, 50 लाख रुपए की सैलरी देंगे, 22 लाख रुपए तुम्हारे खातों में डालेंगे। हमारे बेटे ने हमें ना बताया, हमसे जिक्र ना करा के मैं हुआ जा रहा हूँ। घर से एक आधार कार्ड मंगा के सब हमने अपना हुआ का खाता खुलवाया। छोटे भैया से फोटो खिंचवा के मंगा, उसे भी ना बताया मैं इस मारे खाता खुलवा रहा हूँ। और भैया उसे भी ना बताया। जब 8-10 दिन हो गए हैं, 8-10 दिन के बाद बता रहा है बेटा अपने पापा को, पापा मैंने ऐसे करा। एक लड़का हल्द्वानी कहा, वो भी बता रहा, कभी वो बता रहा कभी ये बता रहा। फिर इसके पापा बोले सही बताओ बात। तो फिलहाल इस स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।